Welcome to my class. Today we will discuss about +1 physics chapter first dimensional analysis that we were discussing in previous video. Dimensional analysis के हमने previous video के अंदर कैसे dimensions निकालना है और क्या क्या उनकी application होती है ये study किए थे. आज हम एक नया फंडा जो इसके ऊपर बेस्ड है that is principle of homogeneity. होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि जो x के फैक्टर होंगे वो x पे जुड़ेंगे, जो y के होंगे वो y में जुड़ेंगे. ये आप अपने मैथ्स में करते आए हैं. जैसे कि अगर 2x है उसके अंदर मुझे 5x ऐड करना है तो हम कहेंगे 7x हो गया. अगर 2x के अंदर मुझे 7y ऐड करना है तो आप उसको अलग से लिखेंगे 2x + 7y, कुछ ऐसे लिख के छोड़ेंगे. दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि एक जैसी चीजें ऐड हो सकती है, एक ही जैसी चीजें सब्ट्रैक्ट हो सकती है. तो नाउ वी विल डिस्कस दिस टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. कैसे? सपोज कीजिए कि हमें एक इक्वेशन दे दी म्यू इक्वल्स टू a + b/λ². ये इक्वेशन दे दी. वहां पर वो आपको बताएगा कि ये सब कुछ क्या है, वो आपको बताएगा. उसने कहा है a और b कांस्टेंट है, म्यू भी एक कांस्टेंट है. वैसे म्यू को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है. ये आपके +2 में आएगा. तो म्यू को भी वो कांस्टेंट बता रहे हैं. ये है लैम्डा. लैम्डा के बारे में मैंने आपको बताया था जब हमने डायमेंशंस किए थे कि लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ. और वेवलेंथ का मतलब एक लेंथ, यानी कि हम उसको L से लिखेंगे. तो उसने कहा है कि यहाँ से आप A और B के डायमेंशनल फॉर्मूले बताइए कि क्या होंगे. व्हाट आर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B. तो देखिए जो म्यू है यहाँ से आप उसको A के इक्वेट कर देंगे. पहली इक्वेशन बनेगी म्यू इक्वल्स टू A. दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए म्यू इक्वल्स टू b/λ². कैसे? अगर ये चीज इसके सम के इक्वल है, अगर ये चीज इन दो क्वांटिटी के सम के इक्वल है, यानी कि जो इनकी वैल्यू आती होगी उसी से रिलेट करती होंगी कि अगर ये कोई मास है तो ये भी कोई मास होना चाहिए. वो कह रहा है कि ये कांस्टेंट है तो हमने मान लिया कि इन दोनों की लेंथ भी क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए. इसलिए आपने फैक्टर इक्वेट कर देने हैं. आपने कहना है म्यू इक्वल्स टू a. म्यू कोई डायमेंशन नहीं रखता तो हम कहेंगे कि a का भी कोई डायमेंशन नहीं है. फिर b/λ² की वैल्यू आई. म्यू किसके इक्वल गया? b/λ². यानी कि मैं कह सकती हूँ कि म्यू × λ² दैट इज इक्वल टू b. म्यू का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, उसने पहले ही बताया है. लैम्डा का मतलब लेंथ है तो आप कहेंगे लेंथ का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू b. ठीक है. तो अगर आपसे कहे कि b का फॉर्मूला बता दो तो a का तो क्या हुआ? m नोड l नोड t नोड, क्योंकि a की कोई वैल्यू आई नहीं हमारे पास. और b का क्या लिख देंगे हम? m नोड l2 t नोड. ठीक है स्टूडेंट्स. इस तरह से आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी का मतलब जैसे कि आप पीछे इक्वेशन करते थे ना v = u + at. इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि अगर इधर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा तो ये सब मिलके भी वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को ही क्रिएट करेंगे. तो हमने क्या कहा कि पहले हमने इस वेक्टर को इससे क्रिएट कर मिला दिया, फिर हमने इसको इससे ज्वाइन करवा दिया क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है. ठीक है. तो आप इन दोनों को इक्वेट करा रहे हैं क्योंकि इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं था तो a का भी नहीं है. इसके इक्वेट हमने b को कराया, λ² उधर चला गया, इसका तो था ही नहीं फॉर्मूला. λ² का क्या आ गया? l² और ये इसकी वैल्यू आ गई b की. क्लियर. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. Here we will discuss different type of examples so that the topic will be clear to all of you. तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज p = ax + bt². वो ऐसी इक्वेशन देके आपको ये बताएगा कि p क्या है, a क्या है, b क्या है, ये सब के बारे में बताएगा. तो वो कह रहा है कि p आपके पास प्रेशर है, a और b कांस्टेंट है जिनके आपने डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने हैं. x क्या है? डिस्टेंस है. और t क्या है? यहाँ पर t इसने दी है स्टूडेंट टाइम. t क्या है यहाँ पर? टाइम. तो ये चीजें आपको बता रहे हैं. और आपने क्या निकालना है? a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, b का, और फिर दोनों को डिवाइड करके आंसर देना है. समझ आ गया? तो यहाँ से इक्वेट करना शुरू करेंगे. p को किसके इक्वल लिखेंगे? पहले ax के. यहाँ से a की वैल्यू चाहिए आपको तो वो क्या आ जाएगी? p/x आ जाएगी. इसी तरह b के लिए देखो, p को किसके इक्वल लिख देंगे? bt² के. तो p के नीचे t² आ जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई? b की. अब हमें क्या निकालना है? डायमेंशनल फॉर्मूला. दिस इज प्रेशर. प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया इनटू में x. ये पढ़ाई है, ये a चल रहा है हमारा. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t - 2. दिस
इज एरिया यानी कि l की पावर 2 और x का क्या होता है l। तो ये हमारे पास बना m1 l1 t माइनस 2 और नीचे l की पावर 3, ये a के लिए चला हुआ है तो ये बन गया m1 l की पावर 1 ये और माइनस 3 है तो माइनस 2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया हमारे पास a का। इस तरह से अब हम b के लिए चलेंगे। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने भी निकाल ही लिया, फोर्स अपॉन एरिया यानी कि m1 l1 t माइनस 2 ये फोर्स है और ये हो गया एरिया, इनटू में t पावर 2 है, हमने ऐसे कर दिया। तो आपके पास बचा m1 l की पावर 1 ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी और t की पावर माइनस 2 और ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस 2। तो आपके पास बचा m1 l माइनस 1 t माइनस 4, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर b। बट हमें क्या निकालना है, a को b से डिवाइड करना है। मीन्स आप कहेंगे कि a डिवाइड बाय b दिस विल बी इक्वल टू m1 l माइनस 2 t माइनस 2 और नीचे b का लिख दीजिए m1 l माइनस 1 t माइनस 4। जितना सिंपल हो सके 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, m की पावर l की पावर माइनस 2 है, ये ऊपर जाके प्लस 1 होगा तो आपके पास बचेगा m पावर 0 l पावर माइनस 1 और t पावर माइनस 2 ये है प्लस 4 हो जाएगा तो कितना बचेगा 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ a बाय b। यानी कि आपको बस ये चीजें समझ आनी चाहिए कि आपने a निकालना है तो a तक कैसे पहुंचोगे। आपने इस फैक्टर को किसके इक्वेट रखना है, पहले p के, और फिर इस फैक्टर को किसके इक्वेट रखना है p के, ठीक है, जो भी चीज यहाँ पे है। और फिर आपको पता चल जाएगा कि a अगर इसके इक्वल आ गया b इसके इक्वल आ गया। उसने बताया कि p प्रेशर है, x कोई लेंथ है, तो आपको प्रेशर का पता होना चाहिए कि दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और लेंथ यहाँ पे नीचे जिसको आपने l रख देना है। क्लियर। तो ये था ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि p प्लस a ओवर v स्क्वायर, जहाँ p प्रेशर और v वॉल्यूम है, v माइनस b इक्वल टू आर टी। वैसे ये एक वंडरवॉल इक्वेशन होती है जो आपकी केमिस्ट्री में आएगी। तो उन्होंने कहा है कि a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाना है, a और b का। तो देखो अब ये फैक्टर अलग हो गया, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, और मेंशन है कि ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो आप किसी भी एक फैक्टर को पकड़ लीजिए। आप यहाँ से कह सकते हैं कि v माइनस b मेरा अलग से फैक्टर है और ये अलग से है। तो अगर मैं कहूँ कि v इक्वल्स टू b तो ये मेरा ठीक होगा, क्योंकि ये चीज कांस्टेंट हो चुकी है। हमें a और b के पास पहुंचना है कि आप उसको कैसे निकाल सकते हैं। इससे क्लियर हो रहा है कि b की वैल्यू किसके इक्वल जाएगी, v के। तो v तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होता है l की पावर 3, तो ये हमारा क्या आ गया, b आ गया। अब हमें a के पास पहुंचना है तो सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। अब आप सोचोगे कि p प्लस a ओवर v स्क्वायर था, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, लेकिन मैंने माइनस नहीं लगाया। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दो चीजें जब जुड़ रही हैं इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं आपने माइनस प्लस के चक्कर में नहीं पड़ना, आपने चीजों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है कि अगर ये इसमें जुड़ा हुआ है ना तो ये भी इसी का कोई ना कोई फैक्टर है, ठीक है। तो आपने कहना है p इक्वल्स टू a ओवर v स्क्वायर। हमें तो a चाहिए तो a क्या हो जाएगा, p इंटू वी स्क्वायर। p प्रेशर है, प्रेशर का भी हमने फॉर्मूला निकाला, और ये क्या है, वॉल्यूम, यानी कि l की पावर 3 स्क्वायर कर देंगे तो l की पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर a एंड b। नेक्स्ट चलते हैं, p इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 80। यहाँ पे जो p है वो पावर है, यहाँ पे p क्या है, पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। और आपने क्या निकालना है, a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब देखिए b माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपको b मिल सकता है आसानी से, कैसे इक्वेट करेंगे, b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। b के पास पहुंच गए तो b क्या आ गया, l की पावर 2 आ गया। इसको इक्वेट कर दिया, अब ये फैक्टर इसके डिवाइड में है तो आप कह सकते हैं कि अब p क्या बन गया, p विल बी इक्वल टू l की पावर 2 ओवर 80, ठीक है। a को यहाँ पहुंचा दीजिए, l की पावर 2 ओवर pt। p क्या है जहाँ पे, पावर। अब पावर का आपको पता होना चाहिए, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। वर्क का फॉर्मूला m1 l2 t माइनस 2 और नीचे t आ गया तो आपके पास बना m1 l2 t माइनस 3। तो यहाँ से आपने l की पावर 2 है, नीचे आ गया m1 l2 t माइनस 3 और एक t इसके साथ है, तो आपके पास बचा l2 और नीचे m1 l2 t माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट,
इस तरह से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी और आपने ए और बी दोनों की ही वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि किस तरह से चीजों को इक्वेट करके आपने एक दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से इनको इक्वेट करना है। जैसे इससे आपको b मिल सकता था तो क्लियर आपने b इक्वल्स टू b लिख दिया, क्योंकि अगर दो चीजें जुड़ रही हैं या दो चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, फिर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दे आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इस तरह से ये फंडा यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को आपने सोल्व करना है। इसमें से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे चलते हैं। समझ आया? Now we will discuss what are the types of error. We are going to the topic error of measurement. ये आपके पहले चैप्टर का ई एक्सरसाइज रहेगा, एरर ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज एरर। एरर होता क्या है? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे एक्सपेरिमेंट का आंसर आना था 9.15, ठीक है, और हमारा रिजल्ट आ गया 9.13, तो हमारी वैल्यू में और इस वैल्यू में डिफरेंस आ गया ना, उस डिफरेंस को क्या कहा जाएगा, एरर कहा जाएगा। मींस ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या कहलाती है, एरर कहलाती है। मतलब रिजल्ट ये आना चाहिए था, हमारा रिजल्ट ये आ गया, यानी कि 0.02 जो बचा वो हमारा क्या हुआ, एरर। ठीक है, तो एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। आपने देखा भी होगा जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं अपना, तो वो एक जो रीडिंग लेते हैं ना, वो 3-4 बार लेते हैं, 3-4 बार रीडिंग लेके फिर हम उनको एवरेज निकालते हैं, यानी कि मीन निकालते हैं। वो इसीलिए निकाला जाता है ताकि जो एरर है उसको मिनिमाइज किया जा सके, ट्रू वैल्यू के काफी पास, काफी क्लोज पहुंचा जा सके। ठीक है, तो वी विल डिस्कस नाउ टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप के होते हैं, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज है, इससे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बताना पड़ेगा कि एरर कितने टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर, सेकंड इज रैंडम एरर एंड थर्ड इज ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। सिस्टमैटिक एरर जो होगा उसके रीजन का हमें कहीं ना कहीं पता होगा कि ये किस वजह से आया है, और हम क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोज द वीडियो, स्पीकर को लगाया है। टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप के हैं, देखिए एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है, जैसे कि इसका नाम बता रहा है कि इस एरर के जो रीजन होंगे ना कि किस वजह से आया है, ये हमें कहीं ना कहीं पता होंगे, एंड वी कैन ट्राई टू मिनिमाइज दैट टाइप ऑफ एरर। तो ऐसे एरर जिसका कारण हमें पता है, जिसको हम कम भी कर सकते हैं, उसको आप क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर। जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट करने लगे, कोई लेंथ हमने मेजर करनी थी, और जो हमारा स्केल था ना, मीटर स्केल जो हमें दिया गया, वो आगे से टूटा हुआ था। तो अगर वो टूटा हुआ था तो उसका जो जीरो जहां पर कोइंसाइड करता है वो वहां नहीं होगा। मान लो कि वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि हमारा रिजल्ट जो आएगा उसमें गड़बड़ आएगी, क्योंकि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहीं ना कहीं से खराब है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी रीडिंग को उसके अनुसार सेट कर लेते हैं कि अगर वो 2 से स्टार्ट है हमारा स्केल, तो हमने 0 की जगह अब ये 2 को क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। उस तरह से हम अपनी रीडिंग निकाल लेते हैं। तो ये होते हैं सिस्टमैटिक एरर, जिनके एक रीजन का हमें पता होता है और जिनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। सेकेंड आता है रैंडम एरर। रैंडम का मतलब रैंडमली आ जाए, हमें पता ही ना चले कि कहाँ से हमारे जो रीडिंग लेते हुए ये एरर आ गया, तो हम उसको मिनिमाइज भी नहीं कर पाते, क्योंकि एकदम से वो एरर हमारे पास आ जाता है। थर्ड इज ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या है, ये टोटली है ना केयरलेसनेस की वजह से आता है, केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। आपका ध्यान कहीं और है, आप अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रीडिंग गलत लिए जा रहे हो, आपको पता है इंस्ट्रूमेंट टूटा हुआ था, फिर भी ध्यान नहीं लगा रहे हो, 2 से रीडिंग ले जा रहे हो जबकि 2 को 0 मेजर करना था। तो इस तरह से जो रिजल्ट में गड़बड़ आएगी, दैट विल बी नोन एज ग्रॉस एरर। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टाइप के एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। अब वो टॉपिक जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, दैट वी विल डिस्कस हियर, दैट आर एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, relative error
में जरूर आएगा, जब आप कंपटीशन फेस करेंगे तब भी इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर से। देखिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और हमने रीडिंग निकाली। पहले मैं एब्सोल्यूट एरर बता रही हूँ आपको। मेरे पास रीडिंग आई A1 A2 A3 ऐसे करते करते AN तक रीडिंग आ गई। ठीक है, हमें क्या निकालना है अभी? एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले हम रीडिंग का क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे सबसे पहले? मीन। मीन कैसे निकलता है? A1 से लेकर AN तक की जितनी भी वैल्यू हैं उनको जोड़ के n से डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसे निकालते हो ना आप लोग मीन। तो मीन को मैंने क्या लिख दिया? AN। ये रहेगा हमारा पहला स्टेप। क्लियर? सबसे पहले जो भी रीडिंग आपके पास आई है उसका क्या निकाल लो? मीन निकाल लो। अब हमें क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को आप किस चीज से लिखेंगे? डेल्टा A1। डेल्टा का मतलब स्मॉल चेंज। कैसे? मीन वैल्यू निकल गई, उसमें से पहली वैल्यू माइनस कर दो। जो मीन वैल्यू आई है उसमें से पहली वैल्यू माइनस करो, क्या आ जाएगा? पहला एब्सोल्यूट एरर। इसको क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट एरर। समझ रहे हो बात को? दूसरा निकालना है तो मीन वैल्यू में से दूसरी रीडिंग माइनस कर दो। इसी तरह से अगर n नंबर का निकालना है तो मीन वैल्यू में से nth वैल्यू को माइनस कर दो। ये क्या आ गया आपके पास? एब्सोल्यूट एरर। क्लियर? एब्सोल्यूट एरर आ गई। हमें क्या चाहिए? मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि जो एब्सोल्यूट एरर आए हुए हैं उनका क्या ले लो? मीन ले लो। ये आए हुए हैं ना एब्सोल्यूट एरर, तो क्या करेंगे? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसे करते करते डेल्टा AN। कितनी रीडिंग है टोटल? n। तो ये क्या आ गया उनका? मीन एब्सोल्यूट एरर। और उसको आपने ऐसे लिख देना है डेल्टा A मीन। ये हमारी दूसरी इक्वेशन। यानी कि सबसे पहले आपने जो रीडिंग ली है उसका मीन निकाल लीजिए। वो आ जाएगा हमारा मीन वैल्यू। मीन वैल्यू में से जब पहली रीडिंग को माइनस करोगे, जैसे कि मान लो अपनी मीन वैल्यू आ गई 1.7। ठीक है, ये आ गई सबको जोड़ के। पहली रीडिंग थी मेरी 1.6, ये थी 1.5, ये थी 1.7 ऐसे थी। तो हमने क्या किया? पहला एब्सोल्यूट एरर निकाला जिसको डेल्टा A1 से लिखा जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल चेंज। तो पहला एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? जब आप मीन वैल्यू में से पहली रीडिंग को माइनस करेंगे। दूसरा एब्सोल्यूट एरर जब मीन वैल्यू में से दूसरी रीडिंग को माइनस करेंगे। ऐसे करते करते लास्ट तक आप पहुंच जाएंगे। अब हमें इन एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है। अगर इनका मीन लेना है तो इन सबको जोड़ के जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। वो क्या जाएगा आपके पास? डेल्टा A मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से आपने डेल्टा A मीन कैलकुलेट करना है। दैट विल बी नोन एज मीन एब्सोल्यूट एरर। फाइनल जो रीडिंग हमारे पास लिखी जाएगी, फाइनल जो रिजल्ट लिखा जाएगा इन दोनों के बाद, फाइनल रिजल्ट दैट विल बी इक्वल टू मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा A B। ये रहेगा हमारा फाइनल रिजल्ट किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए जिसको आप कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि ये मीन वैल्यू प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। तो दैट विल बी अवर फाइनल रिजल्ट के डेल्टा A मीन को आपने प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, किसके अंदर? मीन वैल्यू के अंदर। देखिए इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगी जिससे आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए। ये था हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? रिलेटिव एरर की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। इसको आप कैसे लिखेंगे? अभी हमने क्या निकाल लिया? मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया। उसको आपने किससे डिवाइड करना है? मीन वैल्यू से। आपने अपने मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड करना है। मीन एब्सोल्यूट एरर को क्या लिखा था? डेल्टा A मीन। और मीन वैल्यू को क्या लिखा था? AM। दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर जो भी आपका रिलेटिव एरर आया है, यानी कि क्या आया है? डेल्टा A मीन ओवर AM, यानी कि मीन वैल्यू, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100% से। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? परसेंटेज एरर।
मीन्स ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपको एक एरर निकालने के लिए शुरू से लगना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हमारे निकलेंगे नहीं वैल्यू, तो स्टार्टिंग से हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराती हूँ कि वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे हमारा क्वेश्चन निकल कर आएगा। तो चलिए करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर रीडिंग लिखती हूँ स्टूडेंट। रीडिंग मेरे किसी एक्सपेरिमेंट की है 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर हमें म्यू ऑब्जर्व करना था। म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये आगे आएगा आपके पास। उसको ऑब्जर्व करने के लिए मैंने इतनी सारी रीडिंग ले ली। कितनी रीडिंग है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 रीडिंग ले ली। तो पहला काम क्या रहेगा, इन सब का क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे, यानी कि AM मीन वैल्यू निकालेंगे। हमने क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है। इन सबको ऐड करके और किससे डिवाइड करना है? 8 से। मीन तो आप सभी को आता है ये निकालना, मीन मीडियन मोड ये सब चीजें आपको आती है, ये आपने पहले करी हुई है। इसको किससे डिवाइड कर दो? 8 से डिवाइड कर दो। आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1.33। ये हमारा रिजल्ट आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पर सारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू थी, तो यहाँ रिजल्ट भी क्या लेना है? 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, ये आपने एक ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकालने हैं? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर्स निकालने। पहला एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डेल्टा A1। कैसे निकलता है मैंने बताया था, AM में से क्या माइनस कर दो? A1। AM क्या आया? 1.33। जो भी रिजल्ट आया उसमें से पहली रीडिंग माइनस करनी है, ठीक। दूसरा निकालने के लिए AM माइनस A2। जो भी रिजल्ट आया उसमें से दूसरी रीडिंग माइनस करनी है, ये वाली, ठीक है। इस तरह से डेल्टा A3 निकालेंगे हम। AM माइनस A3, यानी कि 1.33 में से क्या माइनस करना है? 1.34। देखो ये 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये आप देख रहे हैं। डेल्टा A4 यानी कि AM माइनस A4, फिर AM माइनस A5, AM माइनस A6, AM माइनस A7 एंड AM माइनस A8। तो यहाँ से आपने वैल्यूज लिख देनी है। समझ आ रहा होगा अब आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल की हेल्प से क्वेश्चन जल्दी क्लियर हो जाता है। ये हमारा AM था जो मीन वैल्यू है, माइनस 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। कोई माइनस में आएगी, कोई 0 भी आएगी और कोई प्लस में भी आएगी। उसके बाद हमने क्या निकालना है? एब्सोल्यूट एरर का मीन, यानी कि वी हैव टू फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें मीन एब्सोल्यूट एरर के पास पहुंचना है। दैट विल बी इक्वल टू, ये जो वैल्यू आपके पास आई है डेल्टा A5, डेल्टा A6, डेल्टा A7, डेल्टा A8, यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास आई है मीन्स इन सब का रिजल्ट उनको ऐड करना है। आपने करना है डेल्टा A1, डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3, ऐसे करते करते डेल्टा A8 और अपॉन में 8। यहाँ पर आपको मोड लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। ये मोड हमें क्या बताएंगे कि आपने कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी, आपने सभी वैल्यू को क्या लेना है? पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे एब्सोल्यूट एरर आए। हमने इन सभी एब्सोल्यूट एरर को ऐड किया, 8 से डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आ गया? मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसकी वैल्यू आपके पास आएगी लगभग 0.02। क्लियर? ये आप लोग यहाँ से इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो भी वैल्यूज आए उनको ऐड करके 8 से डिवाइड कर देना, तो ये आ गया हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हमें क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। नाउ वी विल फाइंड आउट रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का क्या तरीका है कि जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर आए यानी कि 0.02, उसको किससे डिवाइड करना है? मीन वैल्यू से, ठीक है। यानी कि आपने 0.02 को मीन वैल्यू से डिवाइड करना है, वो आपके पास रिलेटिव एरर आएगा और इसका भी रिजल्ट आपके पास प्लस माइनस 0.02 रहेगा। ये आपने सोल्व करके देख लेना, बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लेना। तो ये क्या आ गया हमारा? रिलेटिव एरर। लास्ट क्या बचा? परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो रिलेटिव एरर की वैल्यू आती है
उसको क्या करना है, इनटू में 100% लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि आपका जो परसेंटेज एरर आएगा दैट विल बी इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 2/100, इनटू में 100 हो जाएगा लगभग 1% के आसपास। ठीक है, 2/100 इंटू 100 लगभग 2% के आसपास है। क्लियर है? बाकी आप अपनी कैलकुलेशन यहाँ पर करके आसानी से देख सकते हैं कि कितना रिजल्ट के अंदर डिफरेंस है। जो भी डिफरेंस होगा वही हमारा एरर बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फंडा है। जो भी रीडिंग दी गई है पहले उनकी मीन वैल्यू निकालनी है, फिर मीन वैल्यू में से पहली रीडिंग माइनस करो, दूसरी करो, तीसरी करो, ऐसे चलते रहो। जो भी डिफरेंस आए उनको जोड़ो। जितनी रीडिंग थी 8 थी, 8 ही डिफरेंस होंगे, उससे डिवाइड कर लो। क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन वैल्यू से डिवाइड कर दो, रिलेटिव एरर आ जाएगा, इनटू में 100% लगा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये थे इसके टॉपिक कि कितने टाइप के एरर होते हैं, कैसे आप उनको मेजर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये डिफाइन करेंगे कि अगर किसी एरर को सम में निकालना है, डिफरेंस में निकालना है, प्रोडक्ट में निकालना है, या डिवीजन में निकालना है, या पावर में निकालना है, तो उसके लिए आपको कैसे रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। उसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर जो आपने अपनी बुक में से रीड आउट करनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर के क्या क्या रूल हैं। और नेक्स्ट टॉपिक जो कि राउंडिंग ऑफ होता है, ये दो टॉपिक आपने अपने आप से करने हैं स्टूडेंट। फर्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।